हेलो एंड नमस्कार। मैं सुरेंद्र वर्मा रूहानी लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मोस्ट वेलकम, हार्दिक अभिनंदन। इंडियन पॉलिटी की हमारी अंतिम क्लास के अंदर हमने भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 13 के बारे में डिटेल के अंदर जानकारी हासिल प्राप्त की थी। आज हम भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 14, 15 इनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। या मैं एक हिसाब से आपको कह दूं, जो भारतीय संविधान के द्वारा हमें पहला मौलिक अधिकार प्राप्त किया गया है, प्रदान किया गया है, हम उस मौलिक अधिकार के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। और आप जानते हो, जो हमारा पहला मौलिक अधिकार है, जो प्रथम फंडामेंटल राइट हमें दिया गया है, वो है समानता का अधिकार। कौन सा अधिकार भाई? समानता का अधिकार। तो आज की क्लास के अंदर हम केवल और केवल समानता के अधिकार के बारे में ही जिक्र करने वाले हैं। और समानता का अधिकार कहाँ से लेके कहाँ तक है, या इसमें कितने आर्टिकल हमारे पास कवर होते हैं, तो आर्टिकल नंबर 14 से लेकर आर्टिकल नंबर 18 तक, 14, 15, 16, 17, 18 ये आर्टिकल जो है हमारे पास डील करते हैं समानता के अधिकार के साथ। तो अब तक जो हमने मौलिक अधिकारों के अंदर किया, आर्टिकल नंबर 12 हमने किया, आर्टिकल नंबर 13 हमने किया, उनके अंदर कोई भी अधिकार हमें नहीं दिया गया था। एक हिसाब से मैं ये कह सकता हूँ, जनरल रूल जो हमारे पास है, सामान्य नियम जो है, उनके बारे में जानकारी वहाँ पर आर्टिकल 12 तथा 13 के अंदर हमने प्राप्त की। सबसे पहला जो अधिकार हमारे पास कहाँ से शुरू होता है भाई? आर्टिकल नंबर 14 से शुरू होता है। टाइम खराब किए बिना मैं सीधा पहुँचता हूँ आर्टिकल नंबर 14 के पास। आर्टिकल 14 हमें क्या कहता है? आर्टिकल 14 बात करता है विधि के समक्ष समानता। ध्यान से देखना, लिखता हूं, उसके बाद हम समझने की कोशिश करेंगे क्या मतलब इसका। विधि के समक्ष समानता। आर्टिकल 14 के हमारे पास दो भाग हैं। पहला भाग हमारे पास कहता है विधि के समक्ष समानता। ये मैं 14 का पॉइंट नंबर 1 मैं कह सकता हूं। विधि के समक्ष समानता आम भाषा के अंदर, सामान्य भाषा के अंदर यदि इसका मतलब निकालूं तो इसका मतलब क्या है भाई? विधि के समक्ष समानता अर्थात हर व्यक्ति कानून के समक्ष इक्वल है। आम भाषा में इसका मतलब क्या निकलता है भाई? हर व्यक्ति कानून के समक्ष समान है। यही मतलब हुआ ना, हर व्यक्ति कानून के समक्ष समान है। यही मतलब हमारे पास इस नियम का है। चाहे आप आम भाषा का निकाल लो, चाहे आप कानूनी भाषा के अंदर निकाल लो, मतलब तो यही निकलना है। इसी बात को यदि मैं दूसरे शब्दों के अंदर घुमा फिरा के बोल दूं, तो जो कानून के अंदर या संविधान में लिखा गया है, वो लिखा गया है राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं करेगा। क्या कहा गया है भाई? राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ, राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगा। किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगा। ध्यान से देखना, परसों की क्लास के अंदर जब मैं आपको बता रहा था फंडामेंटल राइट की प्रॉपर्टी या विशेषताएं क्या है, उसमें मैंने कहा था कि जब हम लैंग्वेज को पढ़ेंगे और जानेंगे, हमें पता चलेगा कि इसकी लैंग्वेज नेगेटिव के अंदर लिखी गई है। निषेधात्मक या नकारात्मक इसकी जो शब्दावली है, इसको यूज किया गया है। राज्य ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, ऐसा लिखा गया है, जो अभी आपको स्पष्ट भी हो रहा होगा। और हर एक आर्टिकल की लैंग्वेज इसी प्रकार से लिखी गई है। राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगा। ये हमारे पास है विधि की समक्ष समानता का मतलब। या दूसरे शब्दों में मैं कह सकता हूं कि जो भी कानून है, कानून की नज़र के अंदर हर व्यक्ति क्या होगा? समान होगा। अब ध्यान से देखना एक बात, कि क्या ये जो अवधारणा है ना, ये अच्छी बात है या बुरी बात है? देखने के अंदर तो हमें बहुत अच्छी लगती है कि सभी के ऊपर एक ही कानून लगेगा, सभी को कानून के समक्ष समान समझा जाएगा, या जो स्टेट है किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। देखने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूं और आप उससे समझना कि ये अच्छी बात है या बुरी बात है। ये पॉजिटिव हमारे पास अवधारणा है या ये हमारे पास नेगेटिव अवधारणा है। इसका डिसाइडेशन जो है, इसका निर्णय आप खुद अपने लेवल के ऊपर आप कर सकते हो। कैसे? ध्यान से देखना। सपोज करो एक 5 साल का बच्चा है, दूसरा जो है एक मान लो 30 साल का वयस्क आदमी है, और एक हमारे पास 80 साल का बूढ़ा आदमी है।
तीन मैंने एग्जाम्पल लिए हैं, एक 5 साल का बच्चा, एक 30 साल का वयस्क आदमी और एक 80 साल का बूढ़ा आदमी। तीनों ने एक ही अपराध किया है। तीनों व्यक्ति क्या करते हैं, एक ही अपराध करते हैं, सेम अपराध। सपोज करो इस आदमी ने भी क्या किया, भी चोरी की है, 5 साल के बच्चे ने भी चोरी की है, 30 साल का जो वयस्क है उसने भी मान लो चोरी की है, और 80 साल का जो बुजुर्ग है उसने भी क्या किया, भी चोरी की है। यदि हम देखते हैं इस कानून के तहत विधि के समक्ष समानता, और एग्जाम्पल देता हूं मैं कि चोरी के लिए जो सजा जो है, सजा हमारे पास एग्जाम्पल ही मान लो कि 1 साल की सजा हो सकती है। चोरी के लिए सजा कितनी हो सकती है, 1 साल की सजा हो सकती है। तो यदि विधि की समक्ष समानता होती या कानून जो है सभी को एक ही नज़र से देखता, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि 5 साल के बच्चे को भी 1 साल की सजा दे दो भाई, जो वयस्क हमारे पास है उसको भी 1 साल की सजा दे दो, और जो हमारे पास बुजुर्ग है उसको भी 1 साल की सजा दे दो। यदि विधि के समक्ष समानता होती तो ये हुआ। लेकिन यदि हम लॉजिकल सोचें तो क्या 5 साल के बच्चे को, 30 साल के आदमी को और जो 80 साल का बुजुर्ग है उसको हम एक ही नज़र से देख सकते हैं क्या, जब सजा सुनाने लगेंगे तब? यदि हम एक ही नज़र से देख सकते हैं तो ये हमारे पास अवधारणा अच्छी है कि विधि के समक्ष सारे के सारे क्या होंगे, भी समान होंगे। लेकिन यदि हम एक ही नज़र से नहीं देख सकते हैं तो हमारे लिए ये अच्छी बात नहीं है। हमें लगता है कि बच्चा है तो उसने यदि चोरी की है तो उसको समझा बुझा के ही छोड़ा जा सकता है कि बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए। बुजुर्ग यदि युवा ने चोरी की है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा दंड देना चाहिए, ताकि वो अपनी पूरी लाइफ के अंदर इस बात का सबक ले ले कि आगे मैं कभी चोरी नहीं करूँगा। और बुजुर्ग ने यदि चोरी की है तो उसके कारण को जानना चाहिए कि 80 साल की उम्र के अंदर बुजुर्ग को चोरी करने की क्या जरूरत पड़गी, और उसकी जो जरूरतें हैं वो हमें पूरी करनी चाहिए, नहीं कि उसको सजा देना चाहिए। क्योंकि बुजुर्ग जानता है पहले से कि चोरी करना हमारे पास पाप जो है अपराध है। बच्चा नहीं जानता होगा, उसको समझाओ, लेकिन बुजुर्ग तो जानता है ना, उसको समझाने की जरूरत नहीं है, उसकी जरूरतें हैं उसको पूरा करने की जरूरत है। तो कानून तीनों को अलग अलग नजर से देखेगा, तभी कानून से न्याय हो पाएगा। तो यदि यही बात होती ना कि जो कानून सभी व्यक्ति के लिए समान है, फिर तो न्याय कभी हो ही नहीं पाता। इसीलिए इसको कहा गया है जो विधि के समक्ष समानता है, ये हमारे पास एक नकारात्मक अवधारणा है। क्या है भाई? नकारात्मक अवधारणा है। और इसी नकारात्मक अवधारणा को दूर करने के लिए, जो इसमें कमी हमारे पास रह गई थी विधि के समक्ष समानता, इसी को दूर करने के लिए हमने आर्टिकल नंबर 14 के अंदर एक पॉइंट और डाला। उस पॉइंट का नाम है आर्टिकल नंबर 14(2). आपको पता है भारतीय संविधान का 3 बार वाचन किया गया था। पहली बार पठन किया गया, फिर दूसरी बार पठन किया गया और फिर तीसरी बार किया गया। जब भारतीय संविधान का तीसरी बार वाचन किया जा रहा था, तब संविधान सभा के अंदर एक व्यक्ति थी जिनका नाम था अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। उन्होंने ये सुझाव दिया था, जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बताया है, सेम ऐसा ही एग्जाम्पल उन्होंने लेके बताया था कि यदि हमने ऐसा कर दिया तो हम कुछ गलत करने वाले हैं। तो हमें विधि के समक्ष समानता के साथ साथ कुछ और भी हमें देना पड़ेगा, ताकि जो न्याय है वो हो सके। और उसके लिए आर्टिकल नंबर 14 के अंदर भाग नंबर 2 जोड़ा गया और लिख दिया गया कि विधि का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ भी आपको दिया जाता है। तो आर्टिकल 14 के अंदर 2 सिद्धांत है, विधि की समक्ष समानता भी है और दूसरा विधि का समान संरक्षण भी है। इसको ध्यान से देखना, ये क्या कहता है? विधि का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये कहता है कि एक जैसे लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार करना। क्या कहता है? एक जैसे लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार करना। देखो ऊपर वाले में और इसमें कमी क्या है, भी ऊपर वाले में और इसमें डिफरेंस क्या है, ये ऊपर वाले से अच्छा कैसे हो गया? ध्यान से देखना, यदि दो बच्चे हैं 5-5 साल के, यदि वो दोनों चोरी करते हैं तो उन दोनों को एक ही नज़र से देखा जाना चाहिए। जो सज़ा पहले बच्चे को मिलती है वही सज़ा दूसरे बच्चे को मिलनी चाहिए। दूसरा, दो हमारे पास आदमी हैं 30-30 साल की वयस्क हमारे पास हैं, वो दोनों यदि कोई ऑफेंस मिलते हैं तो दोनों को एक नज़र से देखा जाना चाहिए। जो सज़ा इसको मिलती है वही सज़ा इसको मिलनी चाहिए। और यदि दो हमारे पास बुजुर्ग हैं और वो यदि कोई ऑफेंस करते हैं तो उनको भी हमारे पास एक ही नज़र से देखा जाना चाहिए, उनको भी सेम सज़ा मिलनी चाहिए। जो सज़ा इसको मिलती है वही सज़ा इसको मिलती है। तो अलग अलग कैटेगरी आप डिसाइड करो, एक जैसे लोगों को डिसाइड करो और एक जैसे लोगों के साथ आप एक जैसा बर्ताव करो। ये कहता है विधि की समक्ष समानता।
और यदि इसको मैं इनडायरेक्टली यदि आपको बताऊं तो ये जो विधि के समक्ष समानता है ना, ये हमारे पास आधार बनता है किसका? आरक्षण का। किसका भाई? आरक्षण का। आरक्षण का आधार यदि कोई सिद्धांत हमारे पास बनता है या आरक्षण का आधार यदि कोई आर्टिकल बनता है तो कौन सा आर्टिकल है भाई? आर्टिकल नंबर 14 कि आप एक जैसे लोगों को डिसाइड कर लो। ये तो मैंने मान लो आपको एग्जांपल दिया 5-5 साल की, 30-30 साल की और बुजुर्ग, ठीक है। दूसरा यदि मैं यहाँ पर मैं ध्यान से देखना एग्जाम्पल को चेंज कर रहा हूँ। एग्जाम्पल क्या कर रहा हूं भाई? चेंज कर रहा हूं, आप उसको बड़ी अच्छी तरीके से समझ पाओगे। एक एग्जाम्पल मैं देता हूं कि मान लो राजस्थान पुलिस का एग्जाम हुआ होगा, किसी ने आप में से दिया भी होगा, कोई तैयारी भी कर रहे होंगे। उसके अंदर एक हमारे पास होता है फिजिकल टेस्ट होता है, राजस्थान पुलिस का या एसआई का या और भी बहुत से एग्जाम है जिसमें फिजिकल टेस्ट भी आपको देना पड़ता है। और फिजिकल टेस्ट का सबसे अच्छा तरीका होता है दौड़ करवाई जाती है। दौड़ में मान लो महिलाएं भी पार्टिसिपेट कर रही है, मेल भी पार्टिसिपेट कर रही हैं और फीमेल भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और दौड़ जो है वो 5 किलोमीटर करनी है। इनको भी 5 किलोमीटर दौड़ना है, इनको भी 5 किलोमीटर दौड़ना है, ठीक है। यदि हमारे पास ये होता विधि के समक्ष समानता की बात होती, दो क्या होता भाई? 5 किलोमीटर जो है वो आपको मान लो आधे घंटे के अंदर दौड़ना है, तो इनको भी कह दिया जाता कि आप भी आधे घंटे के अंदर दौड़ो, आप भी क्या दौड़ो भी आधे घंटे में दौड़ो। लेकिन हम जानते हैं जो फीमेल की बॉडी स्ट्रक्चर है कुछ इस हिसाब से होती है कि वो इतना तेजी से नहीं दौड़ पाती है जितना तेजी से मेल दौड़ पाता है या लड़का दौड़ पाता है, उतनी तेजी से लड़कियां नहीं दौड़ पाती हैं। तो यदि ऐसा कह दिया जाता कि आप भी आधे घंटे में 5 किलोमीटर दौड़ोगे, आप भी आधे घंटे में 5 किलोमीटर दौड़ोगी, तो ये महिलाओं के साथ क्या होता? अन्याय होगा। तो दूसरा जो हमने कहा ना विधि का समान संरक्षण, इसमें क्या हो गया? इसमें कह दिया कि ठीक है भाई आपने भी 5 किलोमीटर जाना है, आपने भी 5 किलोमीटर जाना है, लेकिन आप 30 मिनट में जाओगे। आप कितने मिनट में जाओगे भाई? 35 या मान लो 40 मिनट के अंदर जाओगे। तो किया क्या है हमने क्या किया है? जो एक जैसे लोग हैं ना, एक जैसे लोगों को हमने क्या किया? इकट्ठा किया, उनकी एक कैटेगरी बना दी। ये हमारे पास एक कैटेगरी बन गई, ये हमारे पास दूसरी कैटेगरी बन गई। और दूसरी कैटेगरी जो हमारे पास हमें लगता है कि वीक कैटेगरी है, कमजोर कैटेगरी है, उसको हमने थोड़ी सी क्या दे दी? छूट दे दी। और वही छूट तो हमारे पास क्या है? आरक्षण है। तो इनडायरेक्टली यदि मैं कहूं तो हमारे पास आरक्षण का आधार यदि कोई बनता है तो वो कौन बनता है भाई? विधि का समान संरक्षण बनता है। तो ये हमारे पास आर्टिकल नंबर 14 के तहत दो नियम हैं। पहला नियम हमारे पास विधि के समक्ष समानता और दूसरा नियम कौन सा है? विधि का समान संरक्षण। विधि का समान संरक्षण जो है ये प्योरली भारतीय अवधारणा है, लेकिन यदि विधि के समक्ष समानता की बात करता हूं तो ये हमने कहां से लिया था भाई? जब हम भारतीय संविधान के सोर्स के बारे में पढ़ रहे थे तब भी मैंने आपको बताया था इंग्लैंड के संविधान से लिया था। और ये दोनों ही रूल हमारे पास जो विधि का कानून है, विधि के कानून का हिस्सा है, रूल ऑफ लॉ। ये भी एक थ्योरी है हमारे पास, रूल ऑफ लॉ। तो जो रूल ऑफ लॉ है, विधि का कानून है, उसी का हिस्सा हमारे पास है विधि के समक्ष समानता तथा विधि का समान संरक्षण। छोटा सा आर्टिकल था, आर्टिकल नंबर 14, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बहुत हमारे पास आते हैं। विधि के समक्ष समानता का मतलब क्या है? और ये जो मैंने पॉइंट आपको बताया है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि विधि के समक्ष समानता जो है नकारात्मक अवधारणा है। हम कभी ये आम जब दिमाग यदि हम लगाते हैं तो ये सोच भी नहीं पाते हैं कि विधि के समक्ष समानता नकारात्मक कैसे हो सकता है। हमें लगता है ये तो सबसे अच्छी बात है कि सभी के लिए एक ही कानून है, सभी को एक ही नज़र से देखा जा रहा है, अच्छी बात है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये नकारात्मक अवधारणा है, क्योंकि ये लड़कियों को यदि 30 मिनट में दौड़ने का कह दिया जाएगा तो इनके साथ क्या होगा? अन्याय होगा, इनके लिए नेगेटिव बात होगी। तो विधि के समक्ष समानता हमारे पास तथा विधि का समान संरक्षण, उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। अब हम निकलते हैं आर्टिकल नंबर 15 की तरफ। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया आर्टिकल 14 जो है हमारे पास आधार बन चुका है आरक्षण का। तो आगे आने वाले जो आर्टिकल है उनके अंदर हम आरक्षण को देखेंगे कि कैसे कैसे हमने आरक्षण दिया है। तो सबसे पहले आर्टिकल 15 की बात करें तो आर्टिकल 15 के अंदर हमें आरक्षण देखने को मिलता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर। जो शैक्षणिक संस्थान हैं उनके अंदर प्रवेश के टाइम, चाहे हम किसी भी शैक्षणिक संस्थान की बात करता हूं, उसमें जो एंट्रेंस एग्जाम हमारे पास होता है, प्रवेश परीक्षा जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर जो आरक्षण दिया जाता है वो दिया जाता है आर्टिकल नंबर 15 के तहत। तो आप लिखिए, हेडिंग डालिए आर्टिकल नंबर 15। और आर्टिकल नंबर 15 के अंदर लिख लीजिए, सीधा ही लिख लीजिए, शैक्षणिक आरक्षण या शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए आरक्षण।
आर्टिकल 15 की बात करता हूं तो मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान के अंदर इसमें केवल 3 ही बिंदु हुआ करते थे, 15(1), 15(2) तथा 15(3). वर्तमान की बात करते हैं तो इसमें 6 बिंदु हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में केवल 3 बिंदु हुआ करते थे, 15(1), 2 और 3। लेकिन वर्तमान में बात करते हैं तो वर्तमान में हमारे पास कितने बिंदु है भाई? 6 बिंदु हैं। आजकल जो पॉलिटिकल क्वेश्चन है ना वो खुद के निकाले जाते हैं, ऊपर से क्वेश्चन नहीं आते हैं। आजकल ऐसा क्वेश्चन नहीं आता कि समानता का जो अधिकार है वो कहाँ से कहाँ तक है, बात खत्म हो गई, या आर्टिकल 14 के अंदर क्या लिखा गया है, ऊपर से क्वेश्चन आ गया विधि के समक्ष समानता है या विधि का समान संरक्षण है। ऐसा क्वेश्चन आजकल की यदि आप एग्जाम देखोगे वहां पर देखने को नहीं मिलता है। डीपली क्वेश्चन आते हैं, अंदर से जाके क्वेश्चन आते हैं, और खास करके जो ये फंडामेंटल राइट है या डीपीएसपी हमारे पास डायरेक्टिव प्रिंसिपल है या राष्ट्रपति है, ये हमारे पास ऐसे टॉपिक है जो उनके फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर के, जहां से क्वेश्चन बनाता है। तो फंडामेंटल राइट हो गए, डीपीएसपी हो गए और राष्ट्रपति हो गए, ये टॉपिक, इन टॉपिकों को हम बहुत ही गहराई के अंदर करेंगे ताकि एक भी क्वेश्चन हमारी नजर से नहीं छूटे। बाकी जहां से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं कम है उनमें हम इतना गहराई से नहीं जाएंगे, 15(1) में क्या है, 15(2) में क्या है, लेकिन जहां से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं हैं वहां तो हमें थोड़ा गहराई में ही जाना पड़ेगा, ताकि हम टाइम भी खराब करें और एग्जाम के अंदर क्वेश्चन भी हमारे गलत हो जाए, फिर फायदा क्या। मैं नहीं चाहता कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत हो, इसीलिए मैं आपको थोड़ा डिटेल के अंदर ही करवाऊंगा। यदि आपको लग रहा हो कि डिटेल के अंदर करवा रही हैं तो इसको बेयर कीजिएगा, एग्जाम के अंदर आपको ही देखने में फायदा आपको मिलेगा देखने के अंदर। सबसे पहले मैं बात करता हूं आर्टिकल नंबर 15(1) की। आर्टिकल 15(1) में क्या लिखा गया है? मैंने जैसे आपको बताया मूल संविधान के अंदर कितने थे भाई? 3 ही आर्टिकल थे, 15(1), 15(2) और 15(3). इन तीनों के अंदर कहीं भी आरक्षण की बात आपको नहीं मिलेगी, जो बाद में जोड़े गए हैं उनसे आरक्षण शुरू होता है। 15(1) क्या कहता है? 15(1) सिंपल सी बात कहता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगा। देखो आर्टिकल 14 ने क्या कहा? किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, किसी भी तरीके से भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन आर्टिकल 15 ने और 16 ने इसको स्पेसिफाई किया है कि किस किस लेवल के ऊपर नहीं किया जाएगा और कहां कहां भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये आर्टिकल 15 और 16 के अंदर हम देखते हैं, वरना हर तरफ है तो समानता ही, भेदभाव नहीं करोगे मतलब समानता होगी। तो जो अधिकार हमारे पास है वो तो कौन सा है भाई? 14 से लेकर 18 तक जितने हम सारे 5 आर्टिकल पढ़ेंगे सभी के अंदर बात समानता की ही होगी। तो आर्टिकल 15(1) में क्या लिखा गया है कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगा निम्न 5 आधारों पे। यहाँ 5 आधार बताए गए हैं कि आप इन 5 आधारों में किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करोगे। पहला, आप धर्म के नाम पे भेदभाव नहीं करोगे। दूसरा, मूल वंश के नाम पे, उसका ओरिजिन कहाँ का है उसके आधार पे भेदभाव नहीं करोगे। तीसरा, जाति के आधार पे भेदभाव नहीं करोगे, लिंग के आधार पे भेदभाव नहीं करोगे, और जन्म स्थान के आधार पे। ये 5 आधार है, इन 5 आधारों के आधार पे भेदभाव नहीं किया जा सकता। और ये 5 आधार पूछे जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको ये पांचों के पांचों बेस जो है वो याद रखने हैं। आर्टिकल 15(5) का जो पहला पॉइंट है वो लिखने जा रहा हूं, मेरे साथ साथ लिखना जरूर, नोट्स जरूर बनाना। यदि आपने नोट्स नहीं बनाया ना तो इन क्लासेस का फायदा आपको नहीं होने वाला, और मैं चाहता हूं, दिल से मेरी इच्छा है कि आपको इन क्लासेस का फायदा हो। मैं यदि टाइम आपके लिए खराब कर रहा हूं तो उसका फायदा यदि आपको होगा तो मेरा जो टाइम का जो वैल्यू है मुझे मिल जाएगी। यदि मैंने टाइम भी खराब किया, आपने भी अपना टाइम खराब किया, वीडियो को देखा और एग्जाम के अंदर आपको लगे यार उस वीडियो के अंदर बताया तो था लेकिन लिख लेता या रिविजन कर लेता तो अच्छा होता, फिर उसका फायदा क्या हुआ। इसलिए बार बार रिक्वेस्ट करता हूं आपसे कि आप नोट्स जरूर बनाइए। 15(1) में क्या कहा है? 15(1) में कहा है राज्य किसी भी नागरिक से, भाई ये जो अधिकार है ये भारत के नागरिकों को ही प्राप्त है। तो जो वर्डिंग जो है ना, एक एक शब्द मैंने कल ही आपको बताया, कानून यदि आप पढ़ रहे हो या संविधान पढ़ रहे हो तो उसके अंदर जो एक एक शब्द लिखा हुआ है ना, उसको भी यदि आपने गलत तरीके से पढ़ लिया तो आपका बंटा आधार हो जाएगा। जो मीनिंग था उसका क्या आप कर दोगे भाई? मूड को ओवर कर दोगे। ऐसा नहीं करना है। नागरिक लिखा हुआ है, इसका मतलब आर्टिकल 15 जो है ये केवल और केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है, विदेशी यदि यहाँ आता है तो उसको प्राप्त नहीं है। कल ही मैंने आपको बताया है कि कुछ एक अधिकार ऐसे हैं जो विदेशियों को प्राप्त हैं, वरना मुख्यतः हमारे पास मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों को ही प्राप्त है। तो राज्य किसी भी नागरिक के साथ निम्न आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा। 5 आधार हैं, 5 आधार कौन कौन से हैं? पर भेदभाव नहीं करेगा। बार बार देखो नहीं लिखा हुआ आ रहा है, नेगेटिव नेचर आ रही है आपके सामने। पहला हमारे पास जो भेद आधार है वो है कि धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। दूसरा हमारे पास है, यही लिख देता हूं, दूसरा है मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। तीसरा है
जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। चौथा हमारे पास है लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। और पांचवा हमारे पास है जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, तो इन पांचों में से किसी भी आधार पे आप भेदभाव नहीं करोगे, ये लिखा गया है। बार बार बोल रहा हूं, ये पांचों जो बेस हमारे लिए है इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन हमारे सामने आ सकता है। इंपॉर्टेंट क्यों है, कल की क्लास के अंदर आपको पता चलेगा कि ये मैं बार बार क्यों कह रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है। तो 15(1) तो हमें केवल ये बताता है कि राज्य भेदभाव नहीं करेगा। 15(2) हमें बताता है कि राज्य कहाँ पे भेदभाव नहीं करेगा, आपके घर में नहीं करेगा या बाहर नहीं करेगा। तो वे जगह जहां पर राज्य के द्वारा भेदभाव नहीं किया जाएगा, उन स्थानों का उल्लेख किया गया है आर्टिकल नंबर 15(2) के अंदर। कहाँ कहाँ इसमें लिखा गया है कि जो पब्लिक प्लेस हमारे पास कोई भी हो वहां पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। और पब्लिक प्लेस या सार्वजनिक स्थल हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं उसको भी इन्होंने बताया है। जैसे कोई दुकान हो गई हमारे पास, होटल हो गया, कोई हमारे पास सार्वजनिक भोजनालय हमारे पास हो गया, सार्वजनिक मनोरंजन का कोई स्थान हो गया, कोई भी सार्वजनिक उपयोग के लिए बने हुए कुआं हो गया, तालाब हो गया, बावड़ी हो गया, नदी हो गया, स्नान घर हो गया, इन स्थानों के ऊपर भेदभाव नहीं किया जाएगा राज्य के द्वारा। तो लिख लीजिए कहाँ कहाँ पर नहीं करेगा भाई, राज्य सार्वजनिक स्थलों के ऊपर। कहाँ पर, सार्वजनिक स्थलों के ऊपर भेदभाव नहीं करेगा। कौन कौन से सार्वजनिक स्थल, नंबर 1 जैसे कि दुकान हो गई, दूसरा होटल हो गया, तीसरा सार्वजनिक निवास स्थान हो गया, चौथा सार्वजनिक मनोरंजन का निवास स्थान नहीं भाई, सार्वजनिक भोजनालय हो गया, चौथा हमारे पास सार्वजनिक मनोरंजन का स्थान कोई भी हो गया, जिसे सिनेमा वगैरह होगी, वहां पर ये नहीं कहा जाएगा कि आप मेल हो तो आपको आने दिया जाएगा, फीमेल हो तो नहीं आने दिया जाएगा। उसके बाद यदि बात करता हूं तो सार्वजनिक स्थल सार्वजनिक उपयोग हेतु बनाए गए कुएं, बावड़ी, तालाब, नदी नाले, ठीक है ना, इनके ऊपर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये कहाँ लिखा गया, आर्टिकल नंबर 15(2) के अंदर। तो पहला आर्टिकल बताता है कि आप भेदभाव नहीं करोगे, दूसरा बताता है कि आप कहाँ कहाँ पर भेदभाव नहीं करोगे। उसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 15(3) की। आर्टिकल 15(3) जो है इनसे थोड़ी सी अपोजिट बात करता है, या मैं ये कह दूं 15(1) तथा 15(2) का अपवाद है। ये कहते हैं भेदभाव नहीं करोगे, 15(3) कहते हैं कि आप भेदभाव कर सकते हो, लेकिन किसके लिए कर सकते हो, 15(3) में लिखा गया है राज्य चाहे, देखो राज्य के ऊपर बाउंडेशन नहीं है कि आपको करना ही होगा, ये राज्य की इच्छा के ऊपर छोड़ा गया है कि राज्य चाहे तो महिलाओं तथा बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। ध्यान से देखना क्या लिखा गया है भाई, राज्य चाहे तो महिलाओं तथा बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। महिलाओं तथा बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। देखिए ऊपर लिखा हुआ है कि आप लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करोगे, लेकिन महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान किया जा रहा है। तो एक हिसाब से मैं मान लेता हूं कि भेदभाव किया जा रहा है पुरुषों के साथ, या बच्चों के आधार पे, बच्चों जो है आपकी आयु जो है उसके आधार पे क्या किया जा रहा है भाई, आपको विशेष प्रावधान किए जा रहे हैं, तो दूसरों के लिए भेदभाव किया जा रहा है। या मैं ये कह दूं कि एक हिसाब से किसकी बात कर रहा है भाई, आरक्षण की बात कर रहा है कि महिलाओं तथा बच्चों को क्या दिया जा सकता है, आरक्षण दिया जा सकता है। तो ये जो पॉइंट है आर्टिकल नंबर 15 का 3 नंबर जो पॉइंट है, वो पॉइंट हमारे पास ऊपर वाले 2 पॉइंट है उनका अपवाद के रूप में जाना जा सकता है। तो आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ये जो है इन दोनों का क्या है भाई, अपवाद है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं थी, दिक्कत हमारे पास शुरू हो जाती है इसके बाद। जैसे ही इंडिया आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के बाद जो यहाँ की सरकारें थी, उन्होंने जो राज्य सरकारें थी उन्होंने ताबड़तोड़ काम किए थे भाई, क्योंकि अंग्रेजों के हम गुलाम थे और हमने आज़ादी के लिए बहुत से सपने देखे थे कि हमारा इंडिया ऐसा होगा, हमारा इंडिया ऐसा होना चाहिए, और उसके लिए सरकारों ने काम भी किए थे, जैसे भूमि सुधार कानून बनाए, ये अलग अलग काम किए। ठीक इसी प्रकार से जो मद्रास हमारे पास था, मद्रास की सरकार ने अपने यहाँ पर कानून बनाया सांप्रदायिक आदेश करके,
और सांप्रदायिक आदेश के अंदर उन्होंने कह दिया कि जो भी हमारे पास एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उनके अंदर यदि आप प्रवेश चाहते हो तो हर जाति के लिए फिक्स सीटें कर दी। मान लो एग्जाम्पल के लिए, मान लो ये हमारे पास कास्ट नंबर 1 है, कास्ट नंबर 2 है, कास्ट नंबर 3 है, कास्ट नंबर 4 है, कास्ट नंबर 5 है। सपोज कर लेते हैं कि मद्रास के अंदर उस टाइम केवल 5 ही जातियां थी और मान लो 100 सीटें हमारे पास है, तो उन्होंने कह दिया कि हर जाति के लिए कितनी सीटें होंगी भाई, 20-20 सीटें होंगी। इस हिसाब का उन्होंने बंटवारा किया था और इसे हम कहते हैं सांप्रदायिक आदेश कह सकते हैं, कम्युनल ऑर्डर जिसको कहते हैं, मद्रास का था। मद्रास के अंदर एक हमारे पास लड़की थी जिसका नाम था चंपाकन दोरायराजन। ये मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रही थी और इसकी एक क्लासमेट भी थी। चंपाकन दोरायराजन जो ब्राह्मण लड़की हुआ करती थी और इसकी क्लासमेट जो थी वो एक यादव या कुछ और हम कह सकते हैं कि वो लड़की थी। इन दोनों ने एग्जाम दिया, चंपाकन के नंबर ज़्यादा आते हैं, उनकी क्लासमेट के नंबर कम आते हैं। लेकिन जब वो अपने एग्जाम के इंट्रेंस के प्रवेश के लिए उस इंस्टीट्यूट के अंदर जाती हैं तब उन्हें पता चलता है कि चंपाकन का प्रवेश नहीं हो पाया, दूसरी लड़की जिसके नंबर कम आए थे उसका प्रवेश हो गया। और जब उसने पूछा कि मेरे ज़्यादा नंबर है उसके बावजूद मेरा प्रवेश क्यों नहीं हुआ, तो उसको बताया गया कि आप जिस कास्ट से थे उसमें इतनी ही सीटें थी और इतनी सीटें आपकी फुल हो चुकी है, अब आप दूसरी कास्ट के अंदर सीट नहीं ले सकती हो, क्योंकि हमारे यहाँ पर एक आदेश है जिसको सांप्रदायिक आदेश कहते हैं, जिसके तहत अब आपका कोटा समाप्त हो चुका है। इस बात से दुखी होकर चंपाकन ने क्या किया भी, सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, क्योंकि उसे लगा कि ये तो मेरी फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है। आर्टिकल 14 आर्टिकल 15 का हनन हो रहा है। वो कहाँ चलेगी भी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर चलेगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में इस बात को चैलेंज किया गया कि ये कैसे हो सकता है कि आप जाति के आधार पर भेदभाव कर रहे हो, क्योंकि यहाँ तो हमने क्या लिखा है, किसी भी व्यक्ति के साथ जाति के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता। यदि आप आरक्षण दे सकते हो तो केवल 2 आधार है, या तो आप महिलाओं को आरक्षण दे सकते हो या बच्चों को आरक्षण दे सकते हो। अब तक तो भारतीय संविधान के अंदर यही लिखा है। आपने जाति के आधार पे आप भेदभाव कैसे कर रहे हो, आर्टिकल नंबर 15A का वोलेशन हो रहा है। सीधी कहां चलेगी, सुप्रीम कोर्ट के अंदर। हम जानते हैं आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में रिट लगाई जा सकती है और सुप्रीम, इस मामले का नाम लिख देता हूं मैं, मामला क्या बना हमारे पास, चंपाकन दोरायराजन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ही आप लिख सकते हो भाई, भारत संघ लिख लो, हिंदी के अंदर लिख रहे हैं तो भारत संघ का मामला। और कब का मामला है भाई, अभी इंडिया आज़ाद ही हुआ है, पहला ही साल है इंडिया को आज़ाद, भारत का संविधान लागू हुआ है, लागू होने का पहला ही साल है 1951 के अंदर। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब ये मामला जाता है तो सुप्रीम कोर्ट चंपाकन की बात से सहमत हो जाता है और सुप्रीम कोर्ट ने जो मद्रास का हमारे पास जो सांप्रदायिक आदेश था, मद्रास के सांप्रदायिक आदेश को असंवैधानिक घोषित कर दिया। क्या कहते हुए ये कहा कि जाति के आधार पर भेदभाव या जाति के आधार पर आरक्षण यदि आप दोगे तो आप भारतीय संविधान के आर्टिकल 15 का वोलेशन करते हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या किया है, सुप्रीम कोर्ट ने जो मद्रास का हमारे पास सांप्रदायिक आदेश था, मद्रास का जो सांप्रदायिक आदेश था उसको क्या कर दिया भाई, असंवैधानिक घोषित कर दिया, असंवैधानिक घोषित कर दिया। और इसको असंवैधानिक घोषित करने के पीछे जो रीजन दिया वो ये कहा कि भारतीय संविधान के तहत जाति के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। भारतीय संविधान इस बात की व्यवस्था नहीं करता है कि आप जाति के आधार पर आरक्षण दो, क्योंकि 3 ही पॉइंट हैं भाई और इन 3 पॉइंट के अंदर कहीं नहीं लिखा गया जाति के आधार पर आरक्षण दिया जा सकता है। तो जब मद्रास सरकार की इस आदेश को या सांप्रदायिक आदेश को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्या कर दिया, रद्द कर दिया, तब मद्रास सरकार नेहरू जी के पास जाती है और उनको कहती है कि आप कुछ कीजिए भाई, ये तो हमने सपना दिखाया था हमारी जनता को आज़ादी से पहले कि हम आपके लिए ऐसा करेंगे और सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं करने दे रहा है। तो नेहरू जी ने क्या किया, प्रथम संविधान संशोधन किया। प्रथम संविधान संशोधन के तहत जो भूमि सुधार कानून थी उनको लागू किया गया था। आप जानते हो 9वीं अनुसूची जो है उसको भी क्या किया गया था, जोड़ा गया था भारतीय संविधान के अंदर। साथ ही साथ प्रथम संविधान संशोधन के अंदर एक नई धारा जोड़ी गई थी जिसका नाम था 15(4). तो इतना यदि आपने लिख लिया होगा तो इसको रफ करता हूं और अब हम चलते हैं 15(4) के तरफ। तो 15(4) का जो बेस है, 15(4) का संशोधन हमें क्यों करना पड़ा और नई धारा क्यों जोड़नी पड़ी, ये शायद आपको समझ आ गया होगा चंपाकन दोरायराजन की जो स्टोरी मैंने आपको बताई है उसके माध्यम से। अब यदि राज्य चाहते हैं जाति के आधार पर आरक्षण देना तो जरूरी है उसको संविधान के अंदर शामिल करना। संविधान के अंदर आपको लिखना पड़ेगा कि जाति के आधार पर भी आरक्षण दिया जा सकता है। जब तक आप नहीं लिखोगे तब तक तो सुप्रीम कोर्ट मानेगा नहीं। तो इसलिए क्या किया गया, आर्टिकल नंबर
15(4) जोड़ा गया। और कब जोड़ा गया भाई? प्रथम संविधान संशोधन में, प्रथम संविधान संशोधन में। और प्रथम संविधान संशोधन कब हो गया था? आप जानते हो 1951 के अंदर ही हो गया था। संविधान लगे हुए ये भी 1 साल भी नहीं हुआ था लागू हुए। और जो अंतरिम सरकार थी, अंतरिम सरकार ने ही कर दिया था, क्योंकि इलेक्शन तो हमारे पास 1952 के अंदर हमारे पास पहली इलेक्टेड गवर्नमेंट आई थी, आप जानती हो। इसमें क्या कहा गया है प्रथम संविधान संशोधन के अंदर? ध्यान से देखना, इसमें बात की गई है कि जो हमारे पास शैक्षणिक संस्थान हैं उनके अंदर प्रवेश के लिए 3 लोगों को आरक्षण दिया जा सकता है, SC, ST तथा सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को। ध्यान से देखना क्या लिखा गया है। मैं हूबहू जो संविधान की भाषा है वो नहीं बता रहा हूँ आपको समझाने के लिए अत्यंत ही सरल भाषा के अंदर आपको समझाया जा रहा है, वरना संविधान में टिपिकल भाषा लिखी गई है। तो अपनी भाषा में हम बात करते हैं, क्या लिखा गया है भाई? शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश हेतु, शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश हेतु निम्नलिखित के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। विशेष प्रावधान मतलब आरक्षण किए जा सकेंगे, किए जा सकेंगे। जहां जा सकेंगे लिख दिया गया, इसका मतलब है सरकारों की इच्छा के ऊपर निर्भर करेगा, देंगे ही देंगे नहीं है। किन के लिए? नंबर 1 SC के लिए, जो शेड्यूल कास्ट हमारे पास है, अनुसूचित जाति जो हमारे पास है। नंबर 2 की बात करता हूं तो ST के लिए, जो हमारे पास क्या है, शेड्यूल ट्राइब है या अनुसूचित जनजाति है, उनके लिए। और तीसरा जो लिखा गया वो लिखा गया है सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के लिए, शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के लिए। और इसी को ही बाद में क्या नाम दिया जाता है? भी OBC दिया जाता है, लेकिन उस टाइम इसका नाम क्या था? सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड लोग, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, SEBC इनको कहा जाता था। और कौन होगा सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ? उसके लिए आप जानते हो आर्टिकल 340 के तहत भारत के राष्ट्रपति को पावर दी गई है कि वो एक आयोग का गठन करेंगे, जिसके तहत अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया है, आप जानते हो। तो उसकी बात चर्चा बाद में है। SC कौन है ये आपको पता है, ST कौन है आपको पता है। तो अब 3 लोगों के लिए प्रावधान कर दिया गया। पहला SC के लिए, ये हमें पता था। दूसरा ST के लिए, ये भी हमें पता था। तीसरा सोशली तथा सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के लिए। तो अब जो है जाति के आधार पर आरक्षण दे पाना पॉसिबल हो गया। और अब इन तीनों बेसिस के ऊपर आप क्या दे सकते थे भाई? आरक्षण दे सकते थे। लेकिन जब 15(4) का संशोधन किया गया, इसके अंदर लिखा तो कहीं नहीं गया, लेकिन एक अवधारणा थी या इस बात को मान लिया गया था कि जो हमारे उच्च शिक्षण संस्थान हैं, यदि मैं IIT की बात करता हूँ, IIM की बात करता हूँ, एम्स की बात करता हूँ, या मेडिकल इंस्टीट्यूशन जो हमारे अच्छे थे, उसके टाइम PMT हुआ करती थी, ऑल इंडिया PMT हुआ करता था, प्री मेडिकल टेस्ट। तो उनकी यदि बात करता हूं तो ये एक फिक्स अवधारणा थी, या ऐसा मान लिया गया था कि इनके अंदर हम आरक्षण नहीं देंगे। इनमें जो सिलेक्शन होगा वो योग्यता के आधार पर होगा, और बाकी जो हमारे पास लोअर इंस्टीट्यूट्स हैं उनके अंदर आरक्षण, जो हमारे पास एडमिशन जो होगा वो कैसे होगा भाई? आरक्षण के आधार पर होगा। तो नोट लगा के लिख लो। नोट क्या? यह अवधारणा कर ली गई थी, या यह मान लिया गया था, या पर्सनल था, कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है। यह अवधारणा कर ली गई थी कि उच्च शिक्षण संस्थानों जैसे कि एग्जांपल के लिए IIT की मैं बात करता हूं, IIM की बात करता हूं, AIPMT की बात करता हूं, या एम्स की बात करता हूं। उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश योग्यता के आधार पर होगा। इसका मतलब क्या हुआ? यहां पर आरक्षण नहीं है, योग्यता के आधार पर होगा। मतलब जो छोटे हमारे पास एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं उनके अंदर तो SC ST को आरक्षण मिल चुका है। कब से भी? 1951 से। OBC को कब मिला ये तो आप जानते हो, मंडल आयोग की जो रिपोर्ट लागू की जाती है VP सिंह के द्वारा 1991-92 के अंदर, तब मिलता है। लेकिन SC ST को तो उसी टाइम से ही मिल गया, 1951 से ही मिल गया था,
ठीक है ना। दूसरी तरफ यदि हम बात करते हैं तो कह दिया गया कि जो हमारे पास हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है उनके अंदर आरक्षण नहीं होगा, ये एक ट्रेडिशन बन चुका था या परंपरा बन चुकी थी। लेकिन इनके अंदर भी आरक्षण की मांग दिनों दिन उठती जा रही थी, दिनों दिन आंदोलन होते जा रहे थे। तो आखिर में सरकार को झुकना पड़ता है और ये कहना पड़ता है कि उच्च शिक्षण संस्थान जो है उनके लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की जाती है। और उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था करने के लिए हमारे पास एक नया आर्टिकल और जोड़ा जाता है, उसका नाम रखा गया आर्टिकल नंबर 15(5). यह आर्टिकल 15 के अंदर नई धारा जोड़ी जाती है, आर्टिकल नंबर 15(5) 2005 के अंदर 93वें संविधान संशोधन के द्वारा। कब भाई? 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 93वां संविधान संशोधन। और कब हुआ था? 2005। नई धारा जोड़ी गई 15(5) नाम से धारा। और इसमें क्या रखा गया, क्या कह दिया गया? जो हमारे उच्च शिक्षण संस्थान हैं उनके अंदर भी आरक्षण होगा। सेम यही लिखा गया है और कुछ नहीं लिखा गया है। तो लिख लो 15(5) में क्या लिखा है भाई? इसमें लिखा है उच्च शिक्षण संस्थानों में, उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए भी सेम वही बात SC ST तथा SEBE सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस लोगों के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं, विशेष प्रावधान किए जा सकेंगे। ध्यान से देखना, चाहे मैं 15(4) की बात करता हूं चाहे 15(5) की बात करता हूं, केवल और केवल किसके लिए बात की जा रही है भाई? एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिशन के लिए बात की जा रही है। गवर्नमेंट जॉब की बात नहीं की जा रही है। गवर्नमेंट जॉब के अंदर जो हमें आरक्षण दिया गया है वो आर्टिकल नंबर 16 के तहत दिया गया है, वो कल की क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे। तो अभी जो हम आर्टिकल 15 के हम देख रहे हैं वो किसके लिए भाई? मैंने ऊपर लिखाया भी था, शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश हेतु आरक्षण की बात की जाएगी, इसके अंदर दूसरे आरक्षण की बात इसमें नहीं की जाएगी। तो आर्टिकल 14 तथा आर्टिकल 15 का 4 और 15 का 5वां जो हिस्सा है वो प्रथम संविधान संशोधन तथा 93rd संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। जब 93वां संविधान संशोधन किया गया ना, तब उसको चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर। एक व्यक्ति थे अशोक कुमार ठाकुर नाम के, अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसके द्वारा इसको चैलेंज किया गया था। लिखना चाहो तो लिख लो, वरना RS के एग्जाम के अंदर पूछा भी गया है इसको। अशोक कुमार ठाकुर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामला था। इसके अंदर इसको चैलेंज किया गया कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्या माना? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपना जजमेंट दिया कि जो ये संशोधन है ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल संवैधानिक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसा आरक्षण दे सकते हो, हायर इंस्टीट्यूशन के अंदर भी कोई दिक्कत नहीं है। यदि प्रथम संविधान संशोधन की बात करता हूं तो इसको भी चैलेंज किया गया था। आप जानते हो शंकरी प्रसाद वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो मामला था उसमें चैलेंज किया गया था और इसको भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पूर्णतः संवैधानिक माना था, कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बाद हमारे पास नई धारा जोड़ी जाती है 15(6), वो हाल ही के अंदर जोड़ी गई है भाई 103वां संविधान संशोधन। 103वें संविधान संशोधन के बारे में आप बड़ी अच्छी तरीके से जानते हो। 103वां संविधान संशोधन जिसको सामान्य वर्ग के जो लोग हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, उनको आरक्षण देने के लिए 103वां संशोधन किया गया था, जिसको हम बोलते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, EWS का सर्टिफिकेट आपने भी बनाया होगा, आप जानते हो। उसके लिए किया गया हमारे पास 103वां संशोधन। और धारा कौन सी जोड़ी गई भाई? 15(6). हमें 15(6) या संशोधन क्यों करना पड़ा आर्थिक लोगों को ये देने के लिए, उसकी बात हम कल की क्लास के अंदर करेंगे, डिटेल के अंदर जानेंगे। जब गवर्नमेंट जॉब के अंदर रिजर्वेशन की बात कर रहे होंगे ना, तब डिटेल के अंदर जानेंगे कि ऐसा क्यों हुआ कि हमें संशोधन करना पड़ा। वरना उसी जो धारा हमारे पास 15(5) है उसी के अंदर लिख देते कि आर्थिक लोगों को भी हम देंगे। ठीक है, क्यों नहीं लिख पाए, हमें क्यों संशोधन करना पड़ा, ध्यान से देखेंगे। लेकिन अभी के लिए आप केवल इतना लिख लो, जो 15(6) जो धारा है वो जोड़ी गई थी 103वें संविधान संशोधन के द्वारा, 2019 के अंदर हुआ है भैया। 103वां संविधान संशोधन कब हुआ है? 2019 के अंदर हुआ है। और इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है जो सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं। पहली बात इंपॉर्टेंट है, ये केवल और केवल किसके लिए है भाई? सामान्य वर्ग के लोगों के लिए है। और दूसरा, सामान्य वर्ग के सारे लोगों के लिए नहीं, सामान्य वर्ग के वे लोग जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। सामान्य वर्ग के वे लोग जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं उनके बारे में प्रावधान करता है। और उनको कितना भाई?
पिछड़े हुए हैं उन लोगों को अधिकतम 10% आरक्षण की बात करता है। कितना? अधिकतम 10% आरक्षण दिया जा सकेगा। हमने अभी तक किसके बारे में बात की? एससी के बारे में बात की, ओबीसी के बारे में बात की, एसटी के बारे में बात की कि उनको भी रिजर्वेशन दिया गया है। लेकिन उनको जो रिजर्वेशन दिया गया है उसके बारे में भारतीय संविधान के अंदर कहीं भी नहीं लिखा गया है कि किसको कितना रिजर्वेशन होगा। न ये लिखा गया कि एससी को कितना होगा, न एसटी को कितना होगा, न ओबीसी को कितना होगा। ये सरकारों ने डिसाइड किया है। भारत सरकार ने अलग डिसाइड किया है, राज्यों की सरकारों ने अलग डिसाइड किया है। लेकिन यदि मैं बात करता हूँ ईडब्ल्यूएस के बारे में तो इनको फिक्स कर दिया गया है कि मैक्सिमम जो रिजर्वेशन इनके लिए हो सकता है वो कितना हो सकता है भाई? 10% ज़्यादा से ज़्यादा रिजर्वेशन इन लोगों को हो सकता है, इससे ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकता। पहली बात तो ये। दूसरी बात, दो लोगों की चर्चा की गई है। पहली सामान्य वर्ग के लोग और दूसरी चर्चा की गई है आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग। सामान्य वर्ग के लोग कौन होंगे? दूसरा आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग कौन होंगे? तो सबसे पहले हम देखते हैं सामान्य वर्ग के लोग कौन हैं। सामान्य वर्ग के लोग कौन हैं और दूसरा हम देखेंगे आर्थिक रूप से पिछड़े हुए कौन हैं। आर्थिक रूप से पिछड़े हुए कौन हैं, दोनों बातों पे हम चर्चा करेंगे। सामान्य वर्ग की बात करें तो सामान्य वर्ग वो वर्ग है जिसको कोई आरक्षण प्राप्त नहीं है। यदि किसी वर्ग को कोई आरक्षण है तो उसको कोई नाम दिया गया है, स्पेशल नाम है उसका। जैसे एसटी को आरक्षण है तो उसका एसटी नाम है, एससी नाम है, ओबीसी नाम है। लेकिन जिसको कोई भी आरक्षण नहीं है उसको हमने क्या कह दिया भाई? सामान्य वर्ग है। तो सामान्य वर्ग क्या है भाई? जिसे कोई भी आरक्षण या जिसे किसी भी प्रकार का आरक्षण प्राप्त नहीं है वो हमारे पास सामान्य वर्ग है। किसी भी प्रकार का आरक्षण प्राप्त नहीं हो वो हमारे लिए क्या है भाई? सामान्य वर्ग है। पहली बात ये। दूसरी बात, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए का मतलब क्या है? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का मतलब क्या है? कैसे डिसाइड किया जाएगा? जो आर्थिक रूप से पिछड़ापन है वो डिसाइड किया जाता है अलग अलग मानकों के द्वारा। ये कह दिया गया कि सरकार जो है ना वो सरकार डिसाइड करेगी। अब सरकार के अंदर हमारे पास दो सरकारें आती है। एक हमारे पास आती है केंद्र सरकार। यदि केंद्र हमारे पास कोई भी ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट है, उनमें यदि एडमिशन चाहते हो, जैसे आईआईटी के लिए एडमिशन आपको चाहिए तो केंद्र सरकार डिसाइड करेगी। और दूसरा, यदि आप राज्य के किसी इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो तो उनके अंदर ईवीएस कौन होगा? ये डिसाइड किसके द्वारा किया जाएगा भाई? राज्य सरकार के द्वारा। सबसे पहले हम देखते हैं केंद्र सरकार ने क्या क्राइटेरिया रखे हैं। तो केंद्र सरकार ने दो नियम रखे हुए हैं कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कौन होगा। पहला तो कहा है कि यदि आपकी जो वार्षिक आय है, यदि आपकी वार्षिक आय 8 लाख से कम है तो आप इस कैटेगरी के अंदर आओगे। पहला क्राइटेरिया क्या है भाई? वार्षिक आय 8 लाख से कम। वार्षिक आय 8 लाख से कम है तो इसके अंदर आया जा सकता है। दूसरा पॉइंट कहता है कि आपके पास निवासी भूमि कितनी है जिसके अंदर आप निवास कर सकते हो, या आवासीय भूमि मैं कह सकता हूं। और दूसरा हमारे पास है कृषि भूमि कितनी है। आपकी आवासीय भूमि तथा कृषि भूमि, इन दोनों का भी कुछ ना कुछ वो क्राइटेरिया फिक्स किया जाएगा और उसके आधार पर बताया जाएगा आप ईवीएस हो या नहीं हो। ये तो केंद्र सरकार का क्राइटेरिया है। पहला तो क्या है? वार्षिक आय 8 लाख से कम होनी चाहिए। दूसरा, आवासीय तथा कृषि भूमि के आधार पर, आवासीय तथा कृषि भूमि के आधार पर। अब ये क्राइटेरिया कितना रखा है उन्होंने कि आवासीय भूमि कितनी होनी चाहिए तथा कृषि भूमि कितनी होनी चाहिए कि आप ईवीएस के अंदर आओ, ये अभी तक उन्होंने डिसाइड नहीं किया है। लेकिन केंद्र सरकार के हमारे पास 2 क्राइटेरिया है जिनके द्वारा आपको ईवीएस का सर्टिफिकेट मिलेगा। लेकिन राज्य सरकारों में यदि हम बात करते हैं तो हर एक राज्य ने अपना अपना डिसाइड किया है। और हम बात करते हैं हमारे राजस्थान की, कि राजस्थान की जो सरकार है उसने क्या डिसाइड किया है। राजस्थान इंडिया की एकमात्र और पहला ऐसा राज्य है जिसने कहा है कि हमारे पास केवल एक ही आधार होगा, हम 2 आधार नहीं रखने वाले, हमारे पास केवल ही एक ही आधार को हम देखेंगे। जो हमारे पास आधार क्या है भी? वार्षिक आय। और वार्षिक आय कितनी? 8 लाख से कम यदि आपके वार्षिक आय है राजस्थान के अंदर तो आप क्या आते हो? राजस्थान सरकार के जो इंस्टीट्यूट हैं उनके लिए ईडब्ल्यूएस के अंदर आप आओगे, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के अंदर आओगे। ये हमारे पास है आर्टिकल नंबर 15(6). और ये 103वां संशोधन जो है इसको भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज किया गया है। इंदिरा साहनी नाम की एक वकील हैं, आप जानते हो इंदिरा साहनी।
चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर किसके द्वारा भाई? इंदिरा साहनी के द्वारा। जब आरक्षण का मामला आया, इंदिरा साहनी ने उसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज किया। तो कल की क्लास में भी हम देखेंगे इंदिरा साहनी ने बहुत से मामलों को चैलेंज किया है। आज की क्लास के अंदर भी 103वां संशोधन हमने देखा है, इंदिरा साहनी के द्वारा चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर। हाल ही के अंदर इस मामले के ऊपर सुनवाई चल रही है और 5 जजों की एक संवैधानिक पीठ जो है इस मामले के अंदर सुनवाई कर रही है। तो सुनवाई का डिसीजन क्या आता है, रिजल्ट क्या आता है, वो रिजल्ट आने के बाद की बात है। लेकिन अभी के लिए करंट सिचुएशन ये है कि इसके ऊपर सुनवाई चल रही है। तो आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है मुझे लगता है। ज़्यादा बड़ी क्लास हो जाती है तो आपके लिए भी डिफ़िकल्ट हो जाता है समझ पाना, उसको लगातार बैठ पाना भी डिफ़िकल्ट है मोबाइल के सामने। तो आज की क्लास के अंदर हमने आर्टिकल 14 के बारे में जाना। 14 के अंदर सबसे पहले हमने जाना विधि का समान संरक्षण, और उसके बाद हमने क्या जाना भाई? पहले जाना हमने विधि के समक्ष समानता, और फिर हमने जाना विधि का समान संरक्षण। फिर हम आर्टिकल 15 के ऊपर आगे जो शैक्षणिक संस्थानों के अंदर आरक्षण की बात करता है। सबसे पहला आर्टिकल 15 का 1 नंबर भाग कहता है कि राज्य 5 आधार दिए गए, उनके आधार पर आप भेदभाव नहीं करोगे। जन्म के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, मूलवंश के स्थान पे भेदभाव नहीं किया जा सकता। दूसरा, कहाँ कहाँ नहीं किया जा सकता? पब्लिक प्लेस के ऊपर नहीं किया जा सकता। तीसरा क्या कहता है? महिलाओं तथा बच्चों के लिए स्पेशल व्यवस्था की जा सकती है। चौथा हमें क्या कहता है? एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर SC ST तथा OBC को आरक्षण दिया जा सकता है। पांचवा हमें क्या कहता है? हायर एजुकेशन के अंदर आरक्षण दिया जा सकता है। और छठा हमें क्या कहता है? जो आर्थिक आधार पर पिछड़े हुए लोग हैं, सामान्य वर्ग के, उनको भी आरक्षण दिया जा सकता है। यहाँ से एक क्वेश्चन और मेरे दिमाग के अंदर आ गया, और जो क्वेश्चन पूछा जाता है अच्छे एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, क्वेश्चन ध्यान से देखना और उसका उत्तर देने की कोशिश करना, और मैं चाहूंगा कि आप सभी उसका आंसर दो। क्वेश्चन हमारे पास है, भारत में या भारतीय संविधान के अंदर कितने प्रकार के पिछड़ेपन का उल्लेख किया गया है? भारतीय संविधान के अंदर कितने प्रकार की पिछड़ेपन का उल्लेख किया गया है? आंसर मैं दे रहा हूं 1 2 3 4। एबीसीडी दिए मैंने आपको 1 2 3 4। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के पिछड़ेपन का उल्लेख किया गया है? हाउ मच टाइप्स ऑफ द बैकवर्डनेस आर डिफाइंड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ध्यान से देखना, शायद आप में से कुछ लोग इसका आंसर दे भी रहे होंगे, और अधिकांश का मैं ये मानता हूं कि आंसर सही होगा। यदि आपने इसका उत्तर दिया है 3 तो आप बिल्कुल ठीक दे रहे हो। जब तक हमारे पास 103वां संशोधन नहीं था, इससे पहले हमारे पास केवल 2 ही तरह की पिछड़ापन हुआ करता था। कौन कौन सा? जो हमने देखा, एक हुआ करता था सामाजिक पिछड़ापन, 15(3) के अंदर 15(4) के अंदर लिखा गया है ना, सामाजिक पिछड़ापन हो या कौन सा पिछड़ापन हो भाई? शैक्षणिक पिछड़ापन हो। तो हमारे पास 2 तरह की पिछड़ेपन हुआ करते थे पहले, लेकिन 103वां जोड़ दिया गया। इसके बाद हमारे पास एक नया पिछड़ापन और आ चुका है। कौन सा भाई? आर्थिक पिछड़ापन। यदि आपने इन तीनों को सोचा और इन तीनों को सोच के आपने 3 उत्तर दिया तो आप अच्छी डायरेक्शन के अंदर जा रहे हो। आप जिस भी डायरेक्शन में जा रहे हो, जिस भी एग्जाम के बारे में आप तैयारी कर रहे हो, आप काफ़ी सही दिशा के अंदर जा रहे हो। यदि आपने तुक्का मारा है 3 तो भी ठीक है भाई, आपके सही तो हो गया। लेकिन यदि आपको 3 का भी नहीं पता, फिर भाई गड़बड़ है। आप अपनी तैयारी को मुकम्मल करने के लिए थोड़ा सा और प्रयास कीजिए, क्योंकि आज ही की क्लास के अंदर हमने तीनों पिछड़ेपन का जिक्र किया है। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल कुछ नए प्रोविजन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।